आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की अगली जनजाति के बारे में, जो कि आपका है 7वें जनजाति को आज हम पढ़ने वाले हैं। वो है खड़िया जनजाति के बारे में। खड़िया जनजाति बता दें कि झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में माना जाता है। अगर बात करें खड़िया, इसका नामकरण कैसे पड़ा, तो बता दें कि खड़खड़िया जिसका अर्थ होता है पालकी, यानी ये पुराने समय में या प्राचीन समय में क्या है कि ये पालकी ढोने का कार्य करते थे। इसी के कारण से इसका नाम जो है वो खड़िया नाम पड़ा। तो खड़खड़िया के नाम से, वहीं से इसका नाम जो है वो खड़िया नाम आता है। तो ये याद रखिएगा कि खड़खड़िया का अर्थ होता है पालकी ढोना, और वहां से ही नाम इसका देखने को मिलता है। बात करें खड़िया जनजाति के बारे में, तो आइए हम इसके बारे में पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे और समझेंगे सारी चीजों को, और कैसे कैसे हम अध्ययन को आसान कर सकें वो सभी के बारे में। आइए बात करते हैं हम खड़िया जनजाति के बारे में। तो खड़िया जनजाति के बारे में हम बात करें तो बता दें कि मूल निवास जो माना जाता है, खड़िया जनजाति का मूल निवास जो माना जाता है, खड़िया जनजाति का जो मूल निवास माना जाता है वो मगध एवं रोहतास क्षेत्र में माना जाता है। तो बता दें कि मगध और रोहतास क्षेत्र जो है वो खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। यानी कह सकते हैं कि मूल स्थान अगर पूछा जाए कि खड़िया जनजाति का कहाँ माना जाता है, तो वो मगध और रोहतास क्षेत्र माना जाता है। हम जानते हैं कि मगध एक ऐसा क्षेत्र था जो कि काफी प्रचलित क्षेत्र माना जाता है। वो चाहे बात करें इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है, और मगध इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि वहां पे हर दृष्टि से वो एक काफी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि वो ऐसा क्षेत्र था जहां पे कह सकते हैं कि कृषि का प्रधान क्षेत्र माना जाता है मगध क्षेत्र। इसीलिए और भी कई दृष्टि से वो महत्वपूर्ण माना गया था। तो अगर बात करें तो मूल निवास जो है वो खड़िया जनजाति का भी मगध और रोहतास क्षेत्र माना जाता है। बात करें झारखंड में, तो खड़िया गांव जो है वो ज्यादातर देखने जो मिलता है वो शंख और कोयल नदी के तट पर देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा कि शंख और कोयल नदी के तट पर जो है वो हमें खड़िया जनजाति का गांव जो देखने को मिलता है, वो ज्यादातर जो देखने को मिलता है वो शंख और कोयल नदी के तटों पर देखने को मिलता है। वहीं बात करें झारखंड में कौन कौन से जिले में इनका मुख्य कह सकते हैं कि निवास स्थल माना जाता है, तो वो आपका रांची होगा, फिर है गुमला, सिंहभूम, हजारीबाग। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे खड़िया जनजाति का कह सकते हैं कि मुख्य निवास स्थल माना जाता है। अगर बात करें समूह का या तो प्रजातीय समूह का, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से संबंधित है। तो खड़िया जनजाति अगर पूछा जाए कि किस प्रजाति समूह से संबंधित है, तो वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से संबंधित है। वहीं इनकी अगर भाषा पूछा जाए, तो भाषा अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा से संबंधित है, ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पे आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है ये भाषा समूह है। वहीं अगर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड का अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि प्रजातीय समूह है, यानी प्रजाति को जो अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग समूहों में रखा गया, उसके आधार पे अगर बात करें तो वहां पे हम प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि भाषा का जहां बात आता है, भाषा का या भाषाओं का जो अलग अलग समूहों में बांटा गया, उसे हम ऑस्ट्रो एशियाटिक कहते हैं। और भी कई सारे अलग अलग क्षेत्र से जाना जाता है। जैसे अगर प्रजातीय समूह का अगर बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, फिर है ऑस्ट्रेलॉइड, या तो फिर प्री द्रविडियन, फिर आता है द्रविडियन। तो ये अलग अलग खंडों में बटा हुआ है, और उसके क्षेत्र में कह सकते हैं कि उसके आधार पर अगर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड का बात करें तो इसमें कई सारे जनजाति हमको देखने को मिलता है। फिर वहीं ऑस्ट्रेलॉइड में बात करें तो हम देखे थे कि मुंडा और करमाली जो है वो ऑस्ट्रेलॉइड या तो फिर प्री द्रविडियन के अंतर्गत आता है। फिर वहीं द्रविडियन में हम कई सारे जनजातियों को देखे थे। तो इस तरह से कई सारे जनजातियों को अलग अलग समूहों में बांटा गया। तो प्रजातीय दृष्टि से अगर बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, और भाषाओं की दृष्टि से अगर बात करें कि खड़िया जनजाति का भाषा जो है वो किस समूह के अंतर्गत आता है, तो ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा समूह के अंतर्गत आता है। बात करें इनके सामाजिक व्यवस्था के बारे में कि इनका सामाजिक व्यवस्था किस तरह से रहा है, तो खड़िया जनजाति जो मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा, खड़िया जो है, खड़िया जनजाति जो वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है पहाड़ी खड़िया, दूसरा आता है ढेलकी खड़िया, और तीसरा है आपका दूध खड़िया। अब यहाँ पे अगर बात करें एक एक करके हम समझने का अगर प्रयास करें, तो पहाड़ी खड़िया जो है
वो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा या तो सबसे पिछड़ा जनजाति जो माना जाता है खड़िया में, वो पहाड़ी खड़िया माना जाता है। वहीं अगर बात करें दूध खड़िया, तो दूध खड़िया जो है वो सबसे संपन्न जनजाति माना जाता है खड़िया में। तो खड़ियाओं में दूध खड़िया सबसे संपन्न माना जाता है, जबकि पहाड़ी खड़िया जो है वो कह सकते हैं कि जब ये काफी पिछड़ा माना जाता है। पिछड़ा इसलिए भी माना जाता है कि इसका कारण भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया ये दोनों जनजाति ने क्या किया कि पहाड़ों या पर्वतों से नीचे उतरकर वो क्या है कि कृषि कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं। वहीं अगर बात करें और ये कृषि कार्य को जब प्रारंभ कर देते हैं तो धीरे धीरे ये गृहस्थ जीवन बिताने लगते हैं और कृषि कार्यों को जब करने के लिए शुरू कर देते हैं तो ये धीरे धीरे क्या है कि एक संपन्न जनजाति के रूप में माने जाने लगते हैं। वहीं अगर बात करें खड़िया जनजाति का, तो ये जंगल कह सकते हैं कि वर्तमान में भी ऐसे कई सारे पहाड़ी खड़िया जनजाति देखने को मिलता है, जो कि वर्तमान में भी वो जंगलों में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और वहीं पे जो भी कह सकते हैं कि कंदमूल जो भी वन उपज देखने को मिलता है और भी जो उनके साधन जंगलों से मिलता है, उन्हीं पर वो जीवन निर्भर करते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे जनजाति देखने मिलते हैं जैसे शिकार वगैरह का प्रचलन था, तो वो सभी कार्यों को, तो यहाँ पे एक शब्द का प्रचलन आता है जैसे लूट लाओ और कूट खाओ। कहावत है कि जितना आज हम कमाए वो सभी चीजों को लाए हो तुरंत खा के खत्म हो गया, तो वो वैसी जनजाति के रूप में माना जाता है। तो वो है पहाड़ी खड़िया, क्योंकि इनके पास पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण से ये एक कह सकते हैं कि काफी दयनीय स्थिति में जीवन अपना बिता रहे थे। लेकिन वर्तमान में अब धीरे धीरे अगर बात करें तो ये भी काफी धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं और इनके ऊपर भी काफी प्रयास किया जा रहा है कि ये भी एक विकसित जनजाति के रूप में उभरे और एक अच्छा रहन सहन हो और इसका जो है वो संस्कृति के रूप में कह सकते हैं कि या तो फिर जो रहने की राजनीतिक व्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है वो सभी में कैसे कैसे बदलाव लाया जाए, ये सभी पर चाहे वो केंद्र सरकार का बात किया जाए या तो फिर राज्य सरकार का बात किया जाए, तो इसमें लगातार कार्यों को किया जा रहा है और साथ ही साथ कई सारी योजनाएं जो है वो इनके लिए चलाई जा रही है। फिर बात करते हैं ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। तो ये दोनों जनजाति वो संपन्न माने जाते हैं, उसमें भी दूध खड़िया जो है वो सबसे संपन्न माना जाता है ये तीनों में। तो अगर पूछा जाए कि पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया में सबसे संपन्न जनजाति कौन माना जाता है, तो दूध खड़िया होगा। वहीं सबसे पिछड़ा जो माना जाता है वो पहाड़ी खड़िया को माना जाता है। अब सभी जनजातियों में क्या है कि क्या ऐसा है कि सभी में गोत्र समान है, तो बिल्कुल नहीं। सभी जनजातियों में अलग अलग गोत्र हमको देखने को मिलता है। अगर बात करें पहाड़ी खड़िया में, तो पहाड़ी खड़िया में जो है वो गोत्र का अगर बात करें तो गुलू, भुइया, जारू और हेब्रम, ये सभी जो है जनजाति गोत्र कह सकते हैं कि पहाड़ी खड़िया जनजाति में ये सभी गोत्र देखने को मिलता है। गुलू, भुइया, जारू और हेब्रम, तो ये सभी जो है वो गोत्र जो है वो पहाड़ी खड़िया में देखने को मिलता है। वहीं अगर ढेलकी खड़िया का बात करें, तो ढेलकी खड़िया में मोरू, समद, हांसदा, टोपनो, ये सभी जो गोत्र जो है वो आपका ढेलकी खड़िया में देखने को मिलता है। वही बात करें दूध खड़िया जनजाति में, तो दूध खड़िया जनजाति में डुंगडुंग, कुलू, बिलुंग, सोनेर, इरो, ये सभी जो वो गोत्र कह सकते हैं कि दूध खड़िया में पाया जाता है। तो ये सभी जो है वो सभी जनजातियों में क्या है कि सभी खड़ियाओं में पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया या दूध खड़िया का बात करें तो सभी में अलग अलग गोत्र देखने को मिलता है। और इनका वैवाहिक संबंध में भी काफी कह सकते हैं कि पहले जो था वो काफी स्ट्रिक्ट माना जाता था, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे ये जब विकसित होते गए और कह सकते हैं कि जब सरकारी पंचायत वगैरह व्यवस्था देखने को मिलता है और अलग अलग शासन व्यवस्था जब देखने को मिलता है तो इनका भी सामाजिक व्यवस्था में कह सकते हैं कि धीरे धीरे बदलाव आया है। अगर बात करें इनके युवा ग्रह का, तो इनके युवा ग्रह को गोतियों के नाम से जाना जाता है। तो ये सब काफी महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता है, या तो यहीं से आपको क्या है कि ये चारों जो है वो आपका दे दिया और पूछ दिया कि ये चार गोत्र जो है वो किस जनजाति से संबंधित है। तो यहीं पे आपका अगर तीनों खड़िया ऑप्शन में ही दे दे तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए ये सभी चीजों को आप जरूर ध्यान रखें कि सभी अलग अलग खड़ियाओं का जो अलग अलग गोत्र है वो सभी के बारे में ध्यान रखें और ये सब चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब क्या है कि डायरेक्टली आपको
ऊपर से सवाल नहीं पूछा जाता है। अब सवाल जो है वो धीरे धीरे क्या कि लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपको इस तरह के सवाल देखने को मिल सकता है। फिर बात करें वधु मूल्य का, तो इनके वधु मूल्य खड़िया जनजाति में कह सकते हैं कि जो वधु मूल्य देखने को मिलता है वो गिनिंग टर्म के नाम से जाना जाता है, गिनिंग टर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, और ये सब काफी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनते हैं। फिर इनके वैवाहिक संबंधों के बारे में अगर चर्चा करें तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग वैवाहिक संबंध देखने को मिलता है, और अलग अलग तरीके से नाम भी हमको प्रचलित देखने को मिलता है। और इनमें जो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध माना जाता है वो नाम से ही सवाल हमको पूछा जाता है यहाँ से, कि इस नाम से किस जनजाति में वैवाहिक संबंध का प्रचलन था, और इस तरह का विवाह किस तरह के, ये कह सकते हैं कि इस नाम से किस तरह का विवाह को जाना जाता है। तो वो सभी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करें तो इनके विवाह में जो सबसे महत्वपूर्ण विवाह माना जाता है वो ओलोलदाय के नाम से जाना जाता है। ओलोलदाय का अर्थ होता है असल विवाह या क्रय विवाह। असल विवाह या क्रय विवाह जो है वो सबसे प्रचलित विवाह जो है वो खड़िया जनजाति में माना जाता है। तो अगर बात करें ओलोलदाय, तो जिसका कह सकते हैं कि ये असल विवाह या तो फिर क्रय विवाह के नाम से जाना जाता है। फिर वहीं एक शब्द आता है उधरा या उधरी, तो ये सहपलायन विवाह के नाम से जाना जाता है, जो कि एक जगह से दूसरे जगह पलायन करके वो विवाह कर लेते हैं। तो वैसे विवाह को उधरा उधरी या तो फिर कह सकते हैं कि सहपलायन विवाह के नाम से जाना जाता है। फिर वहीं एक शब्द आता है ढूकू चोलकी, तो ढूकू चोलकी जो वो ये अनाहुत विवाह माना जाता है, जिसे हठ विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसे अनाहुत विवाह या तो फिर बहुत जगह अनादर विवाह भी मिलता है, या तो फिर हठ विवाह के नाम से जाना जाता है। ढूकू चोलकी जो है वो या अनाहुत विवाह या हठ विवाह जो होता है वो विशेष रूप से देखा जाता है कि लड़की जो है वो हट करके जो है वो लड़के घर में प्रवेश कर जाती है, और वो तब तक नहीं मानते जब तक सामने वाला जो है वो विवाह के लिए तैयार नहीं हो जाता है। तो वैसे को हम अनाहुत या तो फिर हठ विवाह के नाम से जानते हैं, जिसे अगर बात करें खड़िया जनजाति की भाषा में इसे ढूकू चोलकी के नाम से जाना जाता है। वहीं एक शब्द आता है तापा या तनीला। तापा या फिर तनीला का कह सकते हैं कि ये अपहरण विवाह को तापा या तनीला के नाम से खड़िया जनजाति में जाना जाता है। अपहरण विवाह कहा जा सकता है कि अगर कहीं युवतियों को अपहरण करके जो ले जाकर और फिर जो वैवाहिक संबंध जो दिखाया जाता था, वैसे को हम अपहरण विवाह या तो फिर तापा या तनीला के नाम से जानते हैं। तापा या फिर तनीला के नाम से जानते हैं, जिसे अपहरण विवाह को कहा जाता है। फिर आता है राजी खुशी विवाह। तो राजी खुशी विवाह नाम से ही पता चल रहा होगा, तो ये प्रेम विवाह को राजी खुशी विवाह के नाम से जाना जाता है। तो राजी खुशी विवाह जो है वो खड़िया जनजाति में प्रेम विवाह को राजी खुशी विवाह के नाम से जानते हैं। फिर वहीं एक शब्द आता है सगाई। सगाई जो होता है वो विधवा या विधुर या तो फिर परित्यक्ता विवाह को सगाई के नाम से जाना जाता है। वर्तमान के सगाई का शब्द कुछ अलग है, जबकि प्राचीन काल में अगर बात करें तो इस समय के अगर कहीं सगाई का बात करें तो ये अर्थ होता है कि जो भी विधवा विवाह जब माना जाता है या तो फिर विधुर कहते हैं जिसको, यानी जिसका पति मर जाते तो वो उसे विधवा कहते हैं। उसी तरह से जिनकी पत्नी नहीं होती है उसे विधुर कहा जाता है। तो वैसे व्यक्तियों के साथ जो वैवाहिक संबंध होता था उसको सगाई के नाम से जाना जाता है खड़िया जनजातियों में। तो ये सभी चीजों को मुख्य रूप से यहाँ पे आपको 4 से 5 सवाल यहाँ से बनता है, जो कि आप याद रखेंगे। जैसे ओलोलदाय ये असल विवाह या तो फिर क्रय विवाह के नाम से जाना जाता है। फिर है उधरा उधरी या तो फिर सहपलायन विवाह। फिर है ढूकू चोलकी अनाहुत विवाह या तो फिर अनादर विवाह या तो फिर हठ विवाह के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें तापा या तनीला, तो तापा या तनीला जो है ये अपहरण विवाह को ही तापा या तनीला खड़िया जनजाति में जो है वो तापा या तनीला के नाम से जानते हैं। फिर वही बात करें राजी खुशी विवाह, तो राजी खुशी विवाह कह सकते हैं कि ये प्रेम विवाह को राजी खुशी विवाह के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें सगाई का, तो सगाई जो है वो विधवा विधुर या तो फिर परित्यक्ता विवाह जो होता है उसी को सगाई कहा जाता है। बात करें इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, तो ये कुछ उनके सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम बात करने वाले हैं खड़िया जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में।
अगर राजनीतिक व्यवस्था में बात करें तो इनके गांव का मुखिया जो होता है वो प्रधान के नाम से कहलाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय के जो गांव के या तो पंचायतीय शासन व्यवस्था जो उन समय में देखने को मिलता है, उनमें कहीं ना कहीं हर एक अलग अलग का प्रधान देखने को मिलता है। सभी अलग अलग पदों पर व्यक्तियों का प्रभार सौंपा जाता है और अलग अलग कार्यों को वो करते हैं। जैसे अगर गांव का मुखिया बात करें तो वो प्रधान कहलाता है। वहीं उनके सहायक जो होते हैं, यानी जो प्रधान के सहायक होते हैं, उसे नेगी कहा जाता है। जो प्रधान के सहायक होते हैं उसे नेगी कहा जाता है। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर बात करें संदेश वाहक, तो संदेश वाहक जो होता है वो गोंडा कहलाता है या गंडा कहलाता है। तो संदेश वाहक जो होता है खड़िया जनजाति में उसे गंडा के नाम से प्रचलित है। फिर वही जातीय पंचायत अगर बात करें तो खड़िया जनजाति में जो जातीय पंचायत जो है वो धीरा के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि खड़िया जनजाति में जो जातीय पंचायत है वो किस नाम से जाना जाता है या उसे क्या कहा जाता है, तो धीरा के नाम से जाना जाता है। और उसका जो प्रमुख व्यक्ति या तो फिर प्रधान व्यक्ति जो होता है वो बंदिया कहलाता है। तो उसका जो प्रधान व्यक्ति होता है वो बंदिया कहलाता है। वहीं अगर बात करें ग्रामीण पंचायत का, तो ग्रामीण पंचायत को दंदिया कहा जाता है। तो ग्रामीण पंचायत को दंदिया कहा जाता है, जबकि जातीय पंचायत के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उसे बंदिया कहा जाता है। जबकि जातीय पंचायत को अगर पूछा जाए तो उसे धीरा कहा जाता है। अब यहाँ पे एक हम पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था डोकलो सोहर शासन व्यवस्था। तो दरअसल डोकलो सोहर शासन व्यवस्था है वो खड़िया जनजाति की जो भी शासन व्यवस्था है उसी के बारे में हम पूरा अध्ययन करते हैं डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। तो वो सब चीजों को हम पहले सारे जनजातीय शासन व्यवस्था को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो अगर नहीं देखे हैं तो वो पिछले कक्षाओं में हम देखे होंगे, या तो आप हमारे चैनल पे जाएं और वहां से आप क्या है कि सारे क्लास को आप प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहां से आप आसानी से देख लेंगे। तो उसमें सारे चीजों को जितने भी जनजातीय शासन व्यवस्था है, चाहे वो माझी शासन व्यवस्था हो, मुंडा शासन व्यवस्था हो, नागवंशी शासन व्यवस्था हो या फिर डोकलो सोहर शासन व्यवस्था हो, तो ये सभी चीजों को हम क्या है कि एक एक करके हम बड़े आसानी से समझे हुए हैं। तो वहां से आप जब समझ लेंगे तो ये सब चीजों को समझने में आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो वहां पे भी आप जाके देख लें और वो सभी चीजों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। दरअसल डोकलो और सोहर ये दो अर्थ अलग अलग शब्द है। तो वहां पे क्या है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में हम देखे थे कि एक था डोकलो व्यवस्था और एक था सोहर व्यवस्था। यानी डोकलो स्तर पर डोकलो व्यवस्था था और सोहर स्तर पर सोहर व्यवस्था था। तो वही दोनों मिलकर डोकलो सोहर कहलाया और वही दोनों शासन व्यवस्था के बारे में हम चर्चा किए थे। डोकलो का अर्थ कह सकते हैं कि गांव होता है, डोकलो का अर्थ वहां पे गांव था और जो उसके जो कह सकते हैं कि जो व्यवस्था जो गांव स्तर पर जो व्यवस्था था उसी को डोकलो व्यवस्था कहा गया। फिर उसी तरह से शहर स्तर पर जो सोहर व्यवस्था था, कह सकते हैं कि यह सोहर जो होता है तो उसके आधार पर जो व्यवस्था जो भी उसका हुआ वो सोहर व्यवस्था के नाम से जाना गया। और वही दोनों को सम्मिलित रूप से डोकलो सोहर शासन व्यवस्था हम पढ़े थे। तो डोकलो सोहर शासन व्यवस्था हम वही दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से हम वहां पे अध्ययन करते हैं। और ये विशेष रूप से जो है वो खड़िया जनजाति के जो भी शासन व्यवस्था है उसी को हम डोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहते हैं। तो वहां से आप जब पढ़ लेंगे तो आपको काफी आसानी होगा समझने में और आप सभी चीजों को बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो इनकी एक डोकलो सोहर महासभा होती है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे। अब बात करें इनके अर्थव्यवस्था के बारे में, तो इनका अर्थव्यवस्था का आधार क्या है और कैसे इनकी अर्थव्यवस्था रही है। तो अगर बात करें तो पहाड़ी खड़िया सबसे पिछड़ा एवं दूध खड़िया सबसे संपन्न जनजाति माना जाता है। ये सब चीजों को हम चर्चा कर लिए। फिर ढेलकी खड़िया एवं दूध खड़िया ये दोनों जो है वो कहीं ना कहीं कृषि कार्य को अपना लिया, लेकिन पहाड़िया कह सकते हैं कि पहाड़ी खड़िया जो है वो जंगल पे ही या तो पहाड़ पे ही रुक जाते हैं, जिसके कारण से ये उतने विकसित नहीं हो पाते हैं और ये कह सकते हैं कि काफी पिछड़े जनजाति माना जाता है। कि पहाड़ी खड़िया जो वो पिछड़ा माना जाता है यहाँ पे ये तीनों खड़िया जनजाति में, जबकि इसमें सबसे संपन्न जनजाति जो माना जाता है वो दूध खड़िया को माना जाता है। ढेलकी और दूध खड़िया दोनों कृषि कार्य को अपना लिया और साथ ही साथ ये मकई, बाजरा, दलहन, तिलहन ये सभी की खेती करते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर कहीं मुख्य रूप से अगर बात की जाए इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो माना जाता है वो कहीं ना कहीं कृषि ही माना जाता है।
तो कृषि या तो फिर कह सकते हैं कि खेती इनका जो है वो खेती कार्य या कृषि कार्य जो है इनका प्रमुख साधन माना जाता है अर्थव्यवस्था का। फिर अगर बात करें इनके धर्म के बारे में, तो सभी जनजातियों में अलग अलग तरीके से धर्म का आधार माना जाता है। हालांकि सभी का आधार एक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम जो है वो अलग अलग हमको देखने को मिलता है, और थोड़ा सा प्रचलन जो है वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा तरीका अलग अलग देखने को मिलता है। तो अगर बात करें धर्म का, तो इनके सर्व प्रमुख देवता जो है वो बेला भगवान या तो फिर बेड़ो के नाम से जाना जाता है, बेला भगवान या तो फिर बेड़ो के नाम से जाना जाता है, जिसे ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। और बता दें कि ये सूर्य के समान माना जाने वाला देवताओं के रूप में माना जाता है, ये अपने इस देवता को सूर्य के समान मानते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे। तो अगर पूछा जाए कि खड़िया जनजाति में सर्व प्रमुख देवता जो है वो कौन माने जाते हैं, तो बेला भगवान, बेड़ो या तो फिर ठाकुर कह सकते हैं कि माना जाता है। इनमें अब अलग अलग देवता देखने को मिलता है, जैसे पहाड़ देवता, वन देवता, सरना देवी। तो ये सब जो है वो अलग अलग माना जाता है। जैसे पहाड़ देवता को ये पाट दूबो के नाम से जानते हैं, पाट दूबो या तो फिर पार दूबो के नाम से जानते हैं, तो पहाड़ देवता को पाट दूबो। वन देवता को ये बोराम कहते हैं, वन देवता को ये बोराम कहते हैं, वन देवता को ये बोराम कहते हैं। कह सकते हैं कि वन देवता जो होते हैं इनमें, तो वो बोराम के नाम से जाना जाता है। फिर वहीं अगर बात करें सरना देवी, तो सरना देवी, सरना स्थल होता क्या है, तो सरना जो होता है वो इन जनजातियों में जो पूजा स्थल के रूप में माना जाता है, जहां पे ये देवी देवताओं की जो पूजा स्थल होता है, या कह सकते हैं कि जो पूजा का स्थान होता है, जहां पे ये पूजा वगैरह करते हैं पर, और जो भी कार्य होता है, या तो कह सकते हैं कि चाहे वो बलि वगैरह का प्रक्रिया होता है, साथ ही साथ वहां पे हंडिया वगैरह का तपान चढ़ाया जाता है, तो वो सभी स्थान जो होता है वो कह सकते हैं कि सरना स्थल होता है। और ये भी नाम जो है वो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। कहीं कहीं पे आप सरना स्थल है, कहीं पे मांझी थान देखने को मिलता है, तो ये अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। फिर सरना देवी जो है वो गुमी के नाम से जाना जाता है, गुमी। और साथ ही साथ ये अपनी भाषा में अपनी जो देवता है उनको गिरिंग बेरी यानी धर्म राजा, गिरिंग बेरी के नाम से अपनी भाषा में ये धर्म राजा कहते हैं, या तो फिर गिरिंग बेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने देवता को गिरिंग बेरी के नाम से भी उल्लेखित करते हैं, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान होता है, वो दिहुरी या तो फिर दिवरी के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान होता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो दिहुरी या तो फिर दिवरी के नाम से जाना जाता है। जबकि ढेलकी खड़िया एवं दूध खड़िया का जो प्रधान होता है वो पाहन के नाम से जाना जाता है, वो पाहन के नाम से जाना जाता है। लेकिन कई बार ये दोनों जनजातियों में या खड़िया जनजातियों में जो धार्मिक प्रधान होता है उसका शब्द कोला शब्द भी बहुत बार देखा गया है, तो कोला शब्द से भी बहुत बार इसमें उल्लेखित किया गया है, तो कोला भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछ लिया जाए कि पहाड़ी खड़िया का प्रधान धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो दिहुरी या तो फिर दिवरी होता है। ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया का जो धार्मिक प्रधान होता है वो पाहन के नाम से जाना जाता है। जबकि इन दोनों को सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि दोनों, अगर सिर्फ पूछा जाए कि खड़िया जनजाति का धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो दिहुरी अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप कोला अगर आपको ऑप्शन में दिखे तो कोला ज्यादा अच्छा आंसर होगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो खड़िया जनजाति का जो है वो सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है। हम देखते हैं कि जब 1845 में जब झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश होता है और अलग अलग क्षेत्रों में जब ये प्रवेश करते हैं तो इनका एक ही तात्पर्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को ईसाई धर्म परिवर्तित कराया जाए। इसके लिए वो कई सारे कह सकते हैं कि एक प्रलोभन भी देते हैं, कई तरह की व्यवस्था का बात करते हैं और कई तरह के अलग अलग चीजों को कह सकते हैं कि किसी को कई तरह से अलग अलग लालच देकर वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो क्या है कि ईसाई धर्म में परिवर्तित करते हैं। इनमें देखा जाता है कि जो सर्वाधिक ईसाईकरण जो होने को मिलता है वो जनजातियों में ही देखने को मिलता है। उसमें भी अगर बात करें तो खड़िया जनजाति जो है वो सर्वाधिक ईसाईकरण या कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो है वो अपना धर्म परिवर्तित करके ईसाई धर्म को अपनाने में जो है वो खड़िया जनजाति जो है वो प्रमुख माना जाता है। अब ऐसा क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय के शासनकाल में चाहे वो कई तरह के अलग अलग प्रलोभन दिया गया उनको, या तो बात करें
किसी को बोला गया कि हम कर मुक्त तुमको करवा देंगे, या टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या तो फिर बच्चे को हम अच्छे स्कूल में व्यवस्था कराएंगे, फ्री में ये देंगे। तो कई तरह के उस समय जो है वो उसके समक्ष में रखा गया। इन बातों को रख करके कहीं ना कहीं वो इस तरह से वो अपने जो है वो जो उनका एक प्रमुख लक्ष्य था कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई धर्म परिवर्तित करना है, तो उसके लिए वो अलग अलग तरीके से वो अपनाते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ से जो वो जनजातियों का काफी सारा जो देखने को मिलता है कि वो ईसाईकरण में परिवर्तित होते हैं। वर्तमान में भी कुछ ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन खैर उस समय जो वो ज्यादातर देखने को मिलता है। अगर बात करें उस समय का 1845 के बाद जब वो धीरे धीरे आते हैं, तो वहां से क्या कि कई मिशनरी आते हैं वहां से। पहला बार तो आपका गॉस्नर मिशन हो गया, या तो फिर और भी कई सारे एंग्लिकन मिशन हो गया, और भी कई सारे एक एक करके कई सारे मिशन आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं, और धीरे धीरे पूरे झारखंड में कह सकते हैं कि वो अपना फैलाव कह सकते हैं कि बना लेते हैं, और धीरे धीरे ये कार्य करना प्रारंभ करते हैं। अगर खड़िया जनजाति के त्योहार और पर्व का बात करें तो अलग अलग त्योहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे बात करें अगर बाबीर, बंगारी, कादोलेटा, नयोदेम, तो यहाँ पे बाबीर का अगर बात करें तो ये बीजारोपण का पर्व है, यानी बीज रोपने का जो समय होता है उस समय मनाया जाने वाला त्योहार जो होता है वो बाबीर के नाम से जाना जाता है। वही एक फागु त्योहार होता है जो कि शिकार उत्सव माना जाता है, जिसमें पाट एवं बोराम की पूजा होता है। और हम बोराम शब्द देखे थे कि बोराम का अर्थ वन देवता होता है। बोराम का अर्थ वन देवता, यानी वन देवता को वो बोराम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब फागु नामक त्योहार जो होता है कह सकते हैं कि वो शिकार उत्सव माना जाता है मुख्य रूप से, और उसमें पाट एवं बोराम की पूजा होती है। फिर बाबीर की अगर बात करें तो ये बीजारोपण का पर्व है। फिर वहीं एक इनका त्योहार देखने को मिलता है, वो है नयोदेम या तो फिर धान नुआ खिया। तो धान नुआ खिया क्या है कि जब नया अन्न या तो फिर जब नया ये अन्न उपजा लेते हैं, या तो फिर कह सकते हैं जब चावल धान जब तैयार हो जाता है पूर्ण रूप से, तो खाने से पहले ये एक पूजा करते हैं, और पूजा करके अपने पूर्वजों को पहले अर्पित करते हैं। उसके बाद वो कह सकते हैं कि अन्न को खुद खाते हैं। तो इसके पहले जो मनाए जाने ये कह सकते हैं कि अन्न या चावल खाने से पहले जो पूजा किया जाता है या जो पूजा पाठ होता है, उसके बाद पूर्वजों को वो अर्पित करते हैं, और उसके बाद वो अन्न ग्रहण करते हैं। तो उस समय जो मनाया जाने वाला इनका त्योहार या पर्व है वो नयोदेम के नाम से जाना जाता है, या तो फिर धान नुआ खिया के नाम से जाना जाता है। तो ये जो था वो आपका कह सकते हैं कि खड़िया जनजाति का मुख्य रूप से आपका एक कह सकते हैं कि हमने कोशिश किया कि आप सभी को कि आसान भाषा में आप सभी तक लाया जाए और आसानी से इसको समझा जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे इसके बाद तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा, और आप आसानी से वहां से हर वीडियो हमारा देख सकेंगे। और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।